आज का हमारा ये वेबिनार इन्हांसमेंट इन वाइट ओनियन टू गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड इट्स न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स पर मुनक्किद हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्याज की काश्त पाकिस्तान के तमाम सूबों में की जाती है, लेकिन सफ़ेद प्याज की पैदावार पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क चीन ने पाकिस्तान से सफ़ेद प्याज की दरामद खोल दी है। इसलिए ओनियन के काश्तकारों के लिए एक अच्छा मौका है कि वो चीन को बरामद करने के लिए सफ़ेद प्याज की काश्त में इजाफा करें। इस मौके को मद्देनजर रखते हुए पीएच डेक ने इस टॉपिक पर किसानों को आगाह करने के लिए इस वेबिनार का इनेकाद किया है। हमने एक्सपर्ट स्पीकर मैडम महविश ताहिर, जो साइंटिफिक ऑफिसर हैं वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट आरी फैसलाबाद में, उनको दावत दी है कि वो इस पर रोशनी डालें। लेकिन मैं इससे पहले पीएच डेक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि हम लोग क्या काम करते हैं, उसकी क्या मैंडेट है। सबसे पहले पीएच डेक का तारुफ। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी कंपनीज एक्ट 2017 सेक्शन 42 के तहत बनाई गई कंपनी है, जो टी डैप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मातहत अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। जो हमारा विजन है पीएच डेक का, पाकिस्तान को खित्ते में सबसे ज़्यादा मौसर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स फराहम करने वाला इदारा बनाना। मिशन पैदावारी सलाहियत और मुसाफ में इजाफे के जरिए हॉर्टिकल्चर के शोबे में मुलाजमतें पैदा करना और ज़राई आमदनी में इजाफा करना। वैल्यू एडिशन के जरिए कौमी ज़राई जीडीपी में हॉर्टिकल्चर का हिस्सा बढ़ाना। हॉर्टिकल्चर के शोबे को 2025 तक पाकिस्तान की बरामदगी मसनूआत के बिलियन डॉलर क्लब में शामिल करना। जो इसके मकासद हैं वो ये हैं कि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की तादाद को बढ़ाना, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के बाद पोस्ट हार्वेस्ट के बाद जो लॉसेज होते हैं उनको कम करना, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के म्यार और पैकिंग को बेहतर बनाकर बरामदगी कवानीन की पाबंदी करके कीमत में इजाफा करना, और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी वैल्यू एडिशन। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीएच डेक ने इससे पहले क्या काम किया है ओनियन के हवाले से। सबसे पहले हमने इसका एक प्रोडक्ट मैनुअल बनाया है, जिसमें इसकी पूरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है। फार्मर्स को गाइड किया गया है कि इसको कैसे उगाते हैं, इसमें कितना खाद डालते हैं, कितनी इसमें इरिगेशन करते हैं, उसमें सब चीज़ें हमने इसमें नॉमिनेट की हैं। अगली स्लाइड। इसके अलावा पीएच डेक ने इसकी प्रोडक्ट रिपोर्ट बनाई है, उसमें इसकी इंटरनेशनल मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट के बारे में बताया गया है कि इसकी कितनी, पाकिस्तान में इसकी कितनी प्रोडक्शन होती है, इंटरनेशनल मार्केट में इसकी क्या डिमांड है। इसके बारे में सारा हमने स्वोट एनालिसिस किया है। उसमें बताया गया है कि ओनियन के बारे में हम आगे क्या करके चल सकते हैं। जो इसकी लास्ट हमने इसके में काम किया है, हम इसमें मुख्तलिफ वेबिनार्स करवा रहे हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पर, इसकी वैल्यू एडिशन पर, इसकी हार्वेस्ट पर, हार्वेस्ट पर, इसकी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पर। इसमें हमने इसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी की हैं। हमने कुछ अर्सा पहले फरवरी में इसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ की। इसके अलावा हमने ऑनियन की एक सर्टन डिक्लाइन डिजीज आई थी, उसके बारे में हमने इसकी एक टंडवाला यार में एक एक्टिविटी की है। तो अभी तक हम इस पर ये काम कर रहे हैं। अभी वाइट ऑनियन पे हमने काम स्टार्ट किया है, तो इंशाल्लाह इसको भी हम आगे लेके चलेंगे। अब मैं सबसे पहले सीईओ पीएच डेक जनाब अतर हुसैन खोकर साहब को दावत देता हूँ कि वो पीएच डेक के रोल पर बात करें। जाफर साहब वो ज्वाइन कर चुके हैं बॉस। खावर साहब, सीईओ साहब विद इन अ मिनट मिनट ज्वाइन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं वेलकम रिमार्क्स और पीएच डेक का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, तब तक आप थोड़ा सा कंटिन्यू रखिए प्लीज। जी जी, जब तक हमारे सीईओ साहब ज्वाइन नहीं कर देते, जैसा कि मेरे कोलीग ने आपको बताया, जुल्फनैन साहब ने, आज के जो इवेंट है उसका मकसद एक्चुअली, जो मेन हमारा पर्पस था आप लोगों को ऑन बोर्ड लेने का, वो यही था कि चाइनीज मार्केट पाकिस्तानी वाइट अनियन के लिए ओपन हो गई है। हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा जो चाइना के साथ बहुत पहले हुआ था, ये प्रोडक्ट उसके अंदर इंक्लूड कर दी गई है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। खावर साहब, सीईओ पीएच डेक अतर हुसैन खोकर साहब ने ज्वाइन कर लिया, तो मैं अब उनको वेलकम रिमार्क्स के लिए मैं सीईओ साहब को इनवाइट करूंगा। जी थैंक यू जाफर, थैंक यू वेरी मच। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, इधर इंटरनेट कनेक्शन का इशू था। आज का जो हमने इवेंट वाइट ऑनियन पे रखा है, उसका रीज़न जो है, मेजर रीज़न, हमारा एक प्रोटोकॉल साइन हुआ है विद द चाइनीज गवर्नमेंट, जिसमें हमें जीरो टैरिफ पे जो है चाइनीज को जो है मार्केट एक्सेस हुई है। लेकिन बदकिस्मती से हम वाइट ऑनियन इतना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, ऑल बिकॉज के हमारे पास प्रोडक्टिविटी का इशू है। तो ये जो आज का जो वेबिनार है, ये इस सिलसिले में पहली कड़ी है, और इंशाल्लाह हम इसको अब आगे चलकर वर्कशॉप में भी कन्वर्ट कराएंगे, जहाँ जहाँ पे जहाँ हमें एक्सपर्ट समझते हैं, जहाँ आज मैम हमें बताएंगे इसके बारे में कि कहाँ कहाँ पे ये वर्कशॉप हो सकते हैं, किस तरीके से पीएच डेक असिस्ट कर सकती है इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, वो हम आपको हेल्प आउट करेंगे।
हम समझते हैं कि ये जो वेबिनार है ये इंशाल्लाह मुफीद साबित होगा आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, और आगे आप लोगों की तरफ से जो प्रपोजल सजेशंस आएंगी हम कोशिश करेंगे कि उनको इम्प्लीमेंट करें, और इसमें खासतौर व्हाइट ऑनियन में जो एक डिमांड है इंटरनेशनली उसको हम इंक्रीज करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैडम महविश, आप सुन पा रही हैं हमें? आप अनम्यूट करिएगा अपने आप को। मैडम अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को प्लीज। जी, आ रही है मुझे आवाज। आप लोगों को आ रही है मेरी आवाज? जी आ रही है, जी आवाज आ रही है। आप अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करिएगा जी। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं? शुड आई स्टार्ट नाउ? जी जी प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा माय नेम इज महविश ताहिर एंड आई एम वर्किंग एज साइंटिफिक ऑफिसर एट वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आज के जो हमारे सेमिनार का टॉपिक है वो है गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स ऑफ व्हाइट अनियन। तो बैकग्राउंड तो आपको सर ने पहले ही बता दिया है कि हमारा ये सेमिनार आज कंडक्ट करवाने का क्या ऑब्जेक्टिव मेन यही है कि एक्सपोर्ट चाइना की तरफ से, चाइना ने पाकिस्तान की तरफ से इंपोर्ट को ओपन किया हुआ है और पाकिस्तान के अंदर वाइट अनियन की जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम एरिया के ऊपर या निग्लिजिबल अमाउंट के अंदर है। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि वाइट अनियन के क्या न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं, इसके अंदर हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों इसको हमें कंज्यूम करना चाहिए, और दूसरा ये कि कौन सी गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके आप अच्छी गुड क्वालिटी एक्सपोर्ट क्वालिटी अनियन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। तो अनियन, इसका साइंटिफिक नेम है वो एलियम सीपा है और एलियेसी फैमिली से इसका ताल्लुक है। प्याज जो है वो बेसिकली एक बल्ब है, इसको हम ग्रीन फॉर्म में हरे प्याज और मेच्योर बल्ब्स दोनों स्टेट्स में कंज्यूम कर सकते हैं। ये एक ठंडे मौसम की फसल है, यानी सर्दियों के मौसम की ये एक फसल है। जिन एरियाज के अंदर मौसम ठंडा और ड्राई होता है वहां पे इसकी प्रोडक्शन पैदावार ज्यादा आती है और इसकी बहुत सारी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ये हीट स्ट्रोक को प्रिवेंट करती है। इसके अलावा जो प्याज है इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। एंथोसाइनिन, क्वर्सेटिन और सल्फर कंपाउंड्स इसके अंदर काफी खासी ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। अब अगर इसकी हम हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो मेडिसिनल और थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज है अनियन बल्ब्स के अंदर काफी ज्यादा। विटामिन सी, फ्लेवोनाइड्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी गुड क्वांटिटी के अंदर इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा ट्रेडिशनल मेडिसिन में जमाना कदीम से जो हमारे हकीम लोग हैं वो इसको एज ए बेसिक इंग्रेडिएंट, जो सफ़ेद प्याज है उसको अपनी दवाइयों के अंदर एज ए बेसिक इंग्रेडिएंट यूज करते हैं कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। उसके अलावा प्लेग, कॉलरा और जॉइंटिस की जो दवाइयाँ बनती हैं हकीम वगैरह वो उसकी मेडिसिन के अंदर इसको यूज करते हैं। उसके अलावा इसके अंदर क्रोमियम और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो ब्लड शुगर की रेगुलेशन में हेल्पफुल होते हैं। और ये पोटाशियम है अनियन बल्ब्स के अंदर जो बोन हेल्थ को इम्प्रूव करता है। और इसके अंदर जो है हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स वो अच्छी क्वांटिटी में मौजूद हैं जिसकी वजह से कैंसर, जो डिफरेंट काइंड ऑफ कैंसर्स हैं उसके रिस्क को भी ये कम करता है। गट प्रीबायोटिक्स भी इसके अंदर होते हैं, तो ये जो गट हेल्थ है हमारी, स्टमक और इंटेस्टाइन के इश्यूज हैं उनको भी किसी हद तक कंट्रोल करता है। और ये एज ए नेचुरल ब्लड थिनर के तौर पे भी जाना जाता है। और ये सल्फर कंपाउंड्स क्योंकि इसके अंदर ज्यादा हैं तो ये स्लीप क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। ये इसके डिफरेंट हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि जो लोग डायबिटिक हैं या जिनको ब्लड प्रेशर या हार्ट के इश्यूज हैं उनको व्हाइट अनियन को अपनी डाइट में एज ए बेसिक इंग्रेडिएंट ऐड करना चाहिए एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर। अब अगर हम इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू का जायजा लें तो 100 ग्राम प्याज के अंदर तकरीबन कोई 40 के करीब कैलोरीज होती हैं। 89% वाटर है। कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर 9.3 ग्राम्स होते हैं। फाइबर जो है वो 1.7 ग्राम्स, प्रोटीन 1.1 ग्राम्स और फैट इसके अंदर बिल्कुल ना होने के बराबर है 0.1 ग्राम्स। विटामिन सी इसके अंदर एक अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होता है जो हमारी इम्यूनिटी और स्किन की हेल्थ के लिए एक अच्छी चीज है। विटामिन B9 होता है जो हमारे सेल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करता है। और इसके अलावा इसके अंदर विटामिन B6 होता है।
जो रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन के अंदर हेल्पफुल होता है, और पोटाशियम है जो हमारी हार्ट हेल्थ और ब्लड प्रेशर को लोअर करता है। ये सारी इसकी न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं। अब हम बात करें कि पाकिस्तान के अंदर कितने एरिया के ऊपर अनियन ग्रो हो रहा है, चारों सूबों में कहाँ कहाँ पे कितने एरिया के अंदर होता है। अगर दुनिया में बात करें तो चाइना सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अनियन का, और प्रोडक्शन के हिसाब से दुनिया में पाकिस्तान का 10वां नंबर है। और सूबों की अगर बात करें, क्योंकि चारों सूबों के अंदर मुख्तलिफ इन्वायरमेंट है, क्लाइमेटिक कंडीशंस चारों सूबों की डिफरेंट है। ये खूबसूरती है पाकिस्तान की कि पूरा साल हमें सप्लाई आती रहती है अनियन की किसी ना किसी सूबे से। तो बलूचिस्तान सिंध का एरिया सबसे ज्यादा है, 61,000 हेक्टेयर सिंध में है। उसके बाद बलूचिस्तान का नंबर आता है, 40,000 हेक्टेयर बलूचिस्तान का एरिया है। और फिर पंजाब के अंदर 27,000 हेक्टेयर और केपी के में 11,000 हेक्टेयर। और प्रोडक्शन की बात करें, पर यूनिट यील्ड की अगर हम बात करें तो केपीके की यील्ड पर यूनिट यील्ड सबसे ज्यादा है, 18 टन पर हेक्टेयर। उसके बाद बलूचिस्तान की है 17 टन पर हेक्टेयर, और सिंध की है 13 टन पर हेक्टेयर, और पंजाब की है 12.14 टन पर हेक्टेयर। और प्रोडक्शन के अंदर शेयर जो है वो भी सबसे ज्यादा सिंध का है 40%, और उसके बाद बलूचिस्तान का है, क्योंकि एरिया इन प्रोविंसेस का ज्यादा है तो इस वजह से इनका शेयर भी ज्यादा है। ये एक पाकिस्तान का ओवरव्यू हो गया इसका एरिया और प्रोडक्शन का। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, टॉप अनियन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स, चारों सूबों के अंदर कुछ ऐसे शहर हैं जिनकी जो माइक्रो क्लाइमेट है वो अनियन के लिए तकरीबन पूरा साल ही सूटेबल रहती है। यहाँ पे ठीक है लोग सर, दो ये दो पता नहीं तीन तीन कौन सी क्रॉप्स थर्ड एक साल के एस्पेक्ट अंदर खोल रहे ले हैं, रहे कोई हैं कमेटी मुख्तलिफ है? लोकेशन। पंजाब इन जो ये वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनके जो ग्रोअर्स हैं उनको हम इनकरेज करेंगे कि वो वाइट अनियन की कल्टीवेशन ज्यादा करें, ताकि और वो उसको एक्सपोर्ट करें और अच्छी अर्निंग उससे हासिल करें। पंजाब के अंदर रिहाड़ी, खानेवाल और कसूर हैं टॉप अनियन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स। मीरपुर खास, नवाबशाह, हैदराबाद और सांगड़ सिंध के टॉप अनियन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट हैं। केपी में सवात और दीर है। बलूचिस्तान में खारान, कलात, जागे और नासराबाद के जो एरियाज हैं ये अनियन ग्रोइंग एरियाज हैं। सॉइल और क्लाइमेट की बात अगर हम करें तो सैंडी रिच लॉम सॉइल्स वो अनियन कल्टीवेशन के लिए अच्छी होती हैं, और 6 से 7 pH वाली ज़मीनें वो हैं वो सूटेबल हैं इसकी अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए। अगर सॉइल हार्ड होगी या क्ले सॉइल्स होंगी तो बल्ब का साइज छोटा रह जाता है और वो डी शेप हो जाते हैं। और जो जो एरियाज हैं जहाँ पे एनुअल रेनफॉल 650 से 750 मिलीमीटर की रेंज में होती है वो अनियन ग्रो करने के लिए आइडियल लोकेशंस हैं। इसके डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस के लिए डिफरेंट टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है। जर्मिनेशन के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसको टेम्परेचर चाहिए होता है। वेजिटेटिव ग्रोथ इसकी 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर अच्छी होती है, और 16 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी बल्ब डेवलपमेंट होती है। फ्लावरिंग के लिए इसको रिलेटिवली लो टेम्परेचर चाहिए होता है, 2 से 3 हफ्ते के लिए अगर 8 से 12 डिग्री के दरमियान टेम्परेचर रहता है तो वो बोल्टिंग को इंड्यूस करता है और प्लांट्स जो है फ्लावरिंग की तरफ जाते हैं। सीड डेवलपमेंट के लिए 20 से 25 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसको रिक्वायर होता है। आगे डे लेंथ के हिसाब से अनियन की एक क्लासिफिकेशन है कि इसमें 2 लॉन्ग डे प्लांट्स, कुछ किस्में जो होती हैं वो लॉन्ग डे टाइप्स होती हैं और कुछ जो है वो शॉर्ट डे टाइप्स होती हैं। यानी कि उन किस्मों को प्याज बनाने के लिए क्वांटिटी डे लेंथ की चाहिए होती है। जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं उनको 10 से 12 घंटे के लिए डे लेंथ चाहिए होती है फॉर बल्ब डेवलपमेंट, फिर वो प्याज अपना सही साइज पूरा पोटेंशियल के साथ बनाते हैं। और जो लॉन्ग डे टाइप्स हैं वो उनको 14 घंटे या उससे ज्यादा डे लेंथ चाहिए होती है फॉर बल्ब डेवलपमेंट। जो लॉन्ग डे टाइप्स हैं उनके प्याज कदरे बड़े साइज के होते हैं और उनकी यील्ड भी ज्यादा होती है। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सूबों में, केपी में शॉर्ट डे टाइप्स लगती हैं और बलूचिस्तान में पर्टिकुलरली लॉन्ग डे टाइप्स लगती हैं। तो मुख्तलिफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, मुख्तलिफ लोकेशन पे मुख्तलिफ किस्म तरह की किस्में काश्त होती हैं। तो आपने अपनी लोकेशन को देखते हुए वैरायटी का इंतखाब करना है। तो अब चारों सूबों में क्योंकि डिफरेंट क्लाइमेट है तो सोइंग और हार्वेस्टिंग का टाइम भी मुख्तलिफ है। पंजाब में नर्सरी सोइंग जो है वो अक्टूबर नवंबर में होती है, और नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग दिसंबर जनवरी में, और मई जून में हार्वेस्टिंग होती है। और केपीके में भी अक्टूबर के बाद आगे सर्दी ज्यादा हो जाती है तो वो नर्सरी सोइंग तो अक्टूबर में ही हो जाती है, लेकिन ट्रांसप्लांटिंग उसकी बर्फ गुजरने के बाद जनवरी फरवरी तक में जाके उसकी ट्रांसप्लांटिंग होती है, और उसकी हार्वेस्टिंग जो क्रॉप है वो जून जुलाई में मैच्योर होती है।
इसी तरह सिंध के अंदर 2 टाइम है, अपर सिंध में और लोअर सिंध में। लोअर सिंध में जून से लेकर सितंबर तक सोइंग होती है और ट्रांसप्लांटिंग उनकी जुलाई से अक्टूबर ऑनवर्ड्स, क्योंकि उनका जो है इन्वायरमेंट वहाँ का कदरे ड्राई है, माइल्ड है, तो ज्यादा सूटेबल है फॉर अनियन कल्टीवेशन। और हार्वेस्टिंग उनकी अक्टूबर टू फरवरी है। जो अपर सिंध है उसमें अक्टूबर से दिसंबर तक सोइंग है, ट्रांसप्लांटिंग फरवरी में है, और जो है हार्वेस्टिंग वो मार्च से लेके मई तक होती है। बलूचिस्तान में ज्यादातर एरियाज में डायरेक्ट सीडिंग जो है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। नर्सरी सोइंग बहुत कम एरियाज पे है, तो वहाँ पे डायरेक्ट जो सीडिंग है वो फरवरी मार्च में होती है। अगर ट्रांसप्लांटिंग भी होनी है तो वो भी फरवरी मार्च में होगी, और हार्वेस्टिंग टाइम है वो सितंबर से नवंबर। तो इस तरह इस प्लांटिंग हम क्रॉप कैलेंडर को देखें तो हमें थ्रू आउट द ईयर ही अनियन किसी ना किसी प्रोविंस से हमें अवेलेबल रहता है, जिस वजह से हमें एक पूरा साल इसकी अवेलेबिलिटी रहती है। इतनी इसकी इंपोर्ट की हमें जरूरत नहीं है। अगर हम इन्हीं एरियाज में फार्मर्स को मोटिवेट करें कि वो अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करें। जब पंजाब में टाइम नहीं है, बलोचिस्तान से आ रहा है, सिंध से आ रहा है, केपी से आ रहा है, वहां पे नहीं है तो यहाँ से जा रहा है वहां पे, इस तरह ये थ्रू आउट द ईयर इसकी मार्केट में अवेलेबिलिटी चलती रहती है। अब अगर हम इसकी फर्टिलाइजर डोजेस की बात करें तो ये रिकमेंडेड है कि आप सोइंग से 1 महीना पहले इनमें 10 टन पर एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद डालें और उसको अच्छी तरह जमीन में मिक्स करके और 1 महीने के लिए फिर छोड़ दें ताकि वो जमीन में मिल जाए अच्छी तरह। और फिर सोइंग के टाइम पे, जमीन की तैयारी के टाइम पे 2 बैग्स DAP और 1 बैग पोटाश का जरूरी होता है डालना। उसके बाद जब नर्सरी ट्रांसप्लांट कर देनी है उसके टोटल 1.5 बैग यूरिया का रिकमेंडेड है इन 2 स्प्लिट्स के अंदर, या आप 3 स्प्लिट्स में कर देंगे 15 डेज के इंटरवल से। ट्रांसप्लांटिंग के बाद फर्स्ट एप्लीकेशन करनी है 20 दिन के बाद, हाफ बैग ऑफ यूरिया विद एवरी इरिगेशन, और उसके बाद फिर 15 दिन के इंटरवल से आप 2 दफा यूरिया अप्लाई करेंगे और 1 बैग सल्फर का इसके अंदर डालना होता है। और अगर हाई डेंसिटी प्लांटेशन आप बेड्स के ऊपर जाते हैं तो आपको 1 बैग नाइट्रोफॉस का एडिशनल ऐड करना है। अगर अब इसके सीड साइकिल की बात करें तो ये 2 साल क्रॉप जो है वो 2 साल लेती है सीड प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि मार्केट में सीड का इशू रहता है कि गुड क्वालिटी सीड नहीं मिलता। अनियन का सीड बहुत जल्दी अपनी वायबिलिटी लूज कर देता है। इसकी मैक्सिमम शेल्फ लाइफ अगर रूम टेम्परेचर पे रखें तो 1 साल तक होती है, और मार्केट में अगर पुराना सीड होता है तो नॉर्मली उसकी जर्मिनेशन भी 50% से भी बिलो चली जाती है। ये फार्मर्स को इश्यूज रहते हैं सीड के। तो बेहतर है कि जो ओपन पोलिनेटेड वैरायटीज हैं, फार्मर्स जितना उनको अपना सीड रिक्वायर है, थोड़ा 5 मरले का या 10 मरले का प्लॉट लगा के अपना अपना सीड खुद प्रोड्यूस करें, ताकि जो मार्केट में एक माफिया है सीड का उससे भी आप बच जाएं और आपके पैसे भी बच जाएं कि आपका अगर आपको गुड क्वालिटी सीड नहीं मिल रहा, वैरायटी का नहीं पता चल रहा, तो एक दफा आप किसी भी इदारे से सर्टिफाइड या प्री बेसिक या बेसिक सीड लेके उसको आप खुद मल्टीप्लाई करें। तो उसमें आपने फर्स्ट ईयर बल्क प्रोडक्शन करनी है, 1-2 साल लगेंगे। 1 साल आपने प्याज बनाने हैं और उन प्याज को आपने स्टोर करना है, और अगले साल फिर आपने उसकी सीड क्रॉप लगानी है और फिर वो आपने सीड अपने पास अपने इस्तेमाल के लिए रख लेना है। ये इसका एक सीड साइकिल है कि अगर आपने खुद अपना सीड बनाना है तो सितंबर अक्टूबर में आपने नर्सरी सोइंग करनी है, दिसंबर में उस नर्सरी को फील्ड में मुंतकिल कर देना है, मई जून में आपके बल्ब तैयार हो जाएंगे। वो प्याज आपने उखाड़ने हैं, उनको आपने अच्छी तरह शेडी प्लेस पे ड्राई करना है। फिर मई से लेके अक्टूबर नवंबर तक आपने उनको किसी हवादार जगह के ऊपर स्टोर कर लेना है उन प्याजों को, और फिर अगले साल नवंबर में आपने वो प्याज फील्ड में लगा देने हैं सीड बनाने के लिए। तो मई जून के अंदर आपका सीड तैयार हो जाएगा। इस तरह इस साइकिल को फॉलो करते हुए आप अपना सीड खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम इसकी बेसिक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की तरफ आएंगे कि कैसे कौन सी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके आप अच्छी क्वालिटी के प्याज पैदा कर सकते हैं खुद। सीड रेट जो है वो 2 से 3 किलो, अगर अच्छी क्वालिटी का बीज आपको मिल जाता है मार्केट से तो 2 से 3 किलो बीज 1 एकड़ की कल्टीवेशन के लिए काफी हो सकता है। वो 2 से 3 किलो बीज को आप 5 मरले के एरिया पे लगाएं नर्सरी प्रोडक्शन के लिए। और इसका जो सोइंग टाइम है नर्सरी का वो अब पंजाब के अंदर अक्टूबर नवंबर है, और नर्सरी को हमेशा रेज्ड बेड्स के ऊपर प्रेफर करें लगाना। बेड्स की साइडों पे फरोज हों ताकि पानी लगाने में भी आपको आसानी हो, और अगर बारिश की सूरत में आपका पानी खड़ा ना हो जमीन के अंदर, वो आप फरोज में खालियों में साइडों पे निकाल दें। और नर्सरी लगाते हुए एक और खास ख्याल रखना होता है कि जो आपके बेड हैं उनकी लेवलिंग का लेवल
लेवलिंग एक अच्छे लेवल की होनी चाहिए कि कहीं से भी जगह ऊंची नीची होगी, थोड़ा सा पानी कहीं पे खड़ा होगा, या ऐसी जगह है जहाँ पे पानी पूरा चढ़ता नहीं है, स्लिप होके चला जाएगा, तो वहां पे आपका बीज नहीं उगेगा, वो बीज आपका जाया हो जाएगा, चाहे अगर अच्छी क्वालिटी का बीज भी है। तो नर्सरी को इंटेंसिव केयर की जरूरत होती है। थोड़े से एरिया पे आपने लगाना होता है, उसकी आपने रेज्ड बेड बनाने हैं और लेवलिंग करनी है, और उन बेड्स के ऊपर छट्टा नहीं करना, लाइनों के अंदर आपने बीज लगाना है। 4 से 5 सेंटीमीटर के फासले पे लाइनें लगा के, इस तरह से जैसे ये पिक्चर के अंदर दिखाया हुआ है, 4 से 5 सेंटीमीटर के फासले पे आपने 1 इंच गहरी लाइन लगा के उसके अंदर बीज को घेरा करना है। फिर उसके ऊपर आपने जो है वो बारीक लेयर ऑफ सिल्ट ले लें। आपको अगर मिट्टी है अच्छी आपके पास जिसके अंदर कोई क्लॉट्स नहीं है, उसके साथ आप बारीक लेयर के साथ कवर करें और पानी उसको लगाएं। इरिगेशन आप भर के चाहे लगाएं। ये रेयर्स पिक्चर में आप देख सकते हैं कि रेयर्स बेड्स बनाए हुए हैं, दोनों तरफ इसके फरोज हैं। प्रेफरेबली आप नर्सरी को इस तरह कल्टीवेट करें तो आप मैक्सिमम जर्मिनेशन और अच्छी क्वालिटी के सीडलिंग्स खुद प्रोड्यूस कर सकेंगे। उसके अलावा नर्सरी को रेस, अगर आपके पास जमीन खाली नहीं है तो डिफरेंट आपके पास मटेरियल है जिसके अंदर आप ग्रो कर सकते हैं, जैसे सीडलिंग ट्रेज के अंदर भी आप नर्सरी ग्रो कर सकते हैं। और आप सॉइल आपके पास अगर फ्री नहीं है तो आप सीडलिंग ट्रेज में नर्सरी रेज कर लें, पीट मॉस के अंदर, वहां भी अच्छी क्वालिटी की नर्सरी रेज हो जाती है उसके अंदर भी। उसके अलावा जब आपने नर्सरी रेज कर ली है तो नर्सरी की केयर करनी है, उसको खास तौर पे ख्याल रखना है कि डैम्पिंग ऑफ जो डिजीज है उससे बचाना है, कि डैम्पिंग ऑफ रूट से आती है और अगर वो इग्नोर हो जाए तो 3 से 4 दिन के अंदर वो सारी स्प्रेड हो जाती है नर्सरी में और प्लांट्स बिल्कुल रूट से डेड हो जाते हैं। तो उससे प्रिवेंशन के लिए हर एवरी 3 to 4 डे के इंटरवल के ऊपर आपने फंजीसाइड की स्प्रे करनी है, और पानी रेगुलर इंटरवल्स पे नर्सरी को देना है डेली बेसिस पे। फिर सर्दियां आ जाती हैं तो 3-4 दिन के वक्फे से, लेकिन पानी खड़ा भी ना हो और बिल्कुल प्लांट्स ड्राई भी ना हो। 1 एकड़ की कल्टीवेशन के लिए 5 मरले की नर्सरी काफी होती है। ये जो स्टेज है, इस स्टेज के ऊपर ये नर्सरी तैयार है ट्रांसप्लांटिंग के लिए। इसको जिस दिन ट्रांसप्लांट करना है उस दिन लाइट इरिगेशन करनी है 2-3 घंटे पहले, ताकि फिर इसको अप्रूव करना है जमीन से विद रूट्स, ताकि इसकी रूट्स डैमेज ना हो। अगर ड्राई सॉइल के अंदर ड्राई जमीन होगी और आप नर्सरी उखाड़ेंगे तो इसकी जड़ें डैमेज हो जाएंगी, तो पहले आप हल्की सी इरिगेशन करके बाद नर्सरी को जड़ों समेत उखाड़ लें। और फिर ट्रांसप्लांटिंग का टाइम है इसका दिसंबर। और ट्रांसप्लांटिंग इसकी अब मुख्तलिफ तरह से हो सकती है। अपनी ज़मीन को और इन्वायरमेंट को देखते हुए आपने डिसाइड करना है कि इसको फ्लैट एरिया पे लगाना है या रिजिस पे लगाना है या फिर बेड्स के ऊपर लगाना है। कि अगर रेनी एरिया है जहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा होती है और ज़मीन पे पानी खड़ा हो जाता है तो बेहतर है कि आप उसको रिजिस के ऊपर लगाएं, लेकिन अगर ऐसा कोई मसला नहीं है तो फ्लैट एरिया पे भी लग सकता है। अगर वाटर ड्रेनेज कैपेसिटी सॉइल की अच्छी है तो फ्लैट एरिया पे लगा लें, अगर नहीं है, क्लेई सॉइल्स हैं या हार्ड सॉइल्स हैं, तो फिर आप इनको रिजिस पे लगाएं। और अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप रेज्ड बेड्स के ऊपर लगा लें, मल्चिंग को यूज कर लें। तो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर रिकमेंडेड है, यानी 4 इंच के फासले पे आपने पौधे ट्रांसप्लांट करने हैं। और अगर आपने रिजिस बनानी है तो ये बेहतर है कि आप 2 फुट की रिजिस बनाएं और उनको पहले पानी लगा लें, और पानी लगाने के बाद वीडीसाइड की स्प्रे, प्री इमर्जेंस जो वीडीसाइड की स्प्रे लाजमी करें, ताकि जड़ी बूटियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं, ताकि वो जड़ी बूटियां आपकी कंट्रोल हो। और फिर आपने नर्सरी जो है वो इन रिजिस की दोनों साइड्स के ऊपर 4-4 सेंटीमीटर के फासले से प्लांट्स को फील्ड में ट्रांसप्लांट कर देना इस तरह से। इस तरीके को अडॉप्ट करते हुए आपकी वीड्स भी कंट्रोल होंगी और अच्छी यील्ड भी होपफुली ले सकते हैं। और जो वीड्स को कंट्रोल करने के लिए जो स्प्रे है वो डुआल गोल्ड और पेंडिमेथलिन दोनों 5 ml पर लीटर के हिसाब से वो आपने अपने एरिया के ऊपर पहले स्प्रे कर देना है आफ्टर इरिगेशन। और उसके बाद आपने जब जब जरूरत है फिर आपने उसको पानी लगाना है। और आपने होइंग जब फिर वेव्स आ जाएंगी तो मैनुअल आपने होइंग करनी है, उसके बाद फिर कोई स्प्रे नहीं करनी। पोस्ट इमरजेंसी स्प्रे अनियन की अभी तक कोई नहीं है। जो भी अगर लोग आपको कहते हैं कि हम ये स्प्रे करवा लें या पेस्टिसाइड कंपनी वाले या क्या, तो वो डैमेज करती हैं। जो पोस्ट इमरजेंसी जितनी भी स्प्रेज हैं वो प्लांट्स को स्ट्रेस देती हैं, उससे उसकी यील्ड कम हो जाती है। सिर्फ प्री इमरजेंसी स्प्रे इफेक्टिव है कि सोइंग ट्रांसप्लांटिंग से पहले आप सॉइल के अंदर वो स्प्रे करें, और फिर प्लांट्स ट्रांसप्लांट करने के बाद ऊपर कोई स्प्रे बाद में नहीं करनी, चाहे जड़ी बूटियां आ जाए या फौरन। उसके बाद आपने कभी भी वीड्स को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे नहीं करनी है, उसके बाद आपने सिर्फ फंजीसाइड करनी है। और अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन है तो ये वाली प्लांटिंग ज्योमेट्री आप फॉलो कर सकते हैं कि
बेड बनाएं, तकरीबन ये कोई 1.25 से 2 मीटर का बेड है और इसके ऊपर हर बेड के ऊपर 9 लाइनें लग जाती हैं। हाई डेंसिटी प्लांटेशन होगी और इसके साथ भी आपकी यील्ड अच्छी होगी। अगर जिन एरियाज में पानी नहीं है और ड्रिप के साथ आपने कल्टीवेशन करनी है तो भी प्याज लगा सकते हैं। ये जिन सॉइल्स की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, जहाँ पे सीपेज बेड के सेंटर तक चली जाती है, वहां पे रिकमेंड करते हैं कि आप बेड्स के ऊपर लगाएं। ये 18 इंच का बेड है और हर बेड के ऊपर 4 से 5 लाइनें लग जाती हैं। तो इससे भी आपकी यील्ड तकरीबन, अगर आप कन्वेंशनल तरीके से लगा रहे हैं तो आपकी यील्ड अगर 10 टन आएगी, तो अगर आप इसके साथ लगाते हैं तो आपकी उम्मीद है कि 15-16 टन हो जाएगी। यानी 0.5 टाइम्स आपकी यील्ड इंक्रीज हो जाती है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स। उसके अलावा मल्चिंग में, ब्लैक मल्च में अब इश्यूज आते हैं कि वो लोग उतारते नहीं है, वो सॉइल को डैमेज करती है। तो आप ऑर्गेनिक मल्च यूज करें। ये ट्रायल हमने किया, इसके अंदर हमने राइस स्ट्रॉ को यूज किया एज ए मल्च, तो अभी तक तो ये इसके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। उसके बाद हार्वेस्टिंग का टाइम है, मई जून के अंदर ये क्रॉप रेडी हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। जब 20 से 25% तक प्लांट्स गर्दन को गिरा लें फील्ड के अंदर, या झुका लें, या लगे कि आपको पौधा गिर गया है या इसने इतना सर झुका लिया है, तो वो इसका सिंबल होता है कि ये रेडी हो गया, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। अब इसको 15 दिन पहले आप पानी बंद कर दें ताकि अच्छी तरह खुश्क हो जाए। खास तौर पे जब आपने एक्सपोर्ट करना है तो आपका जो प्याज है वो ड्राई होना चाहिए, ताकि कंप्लीटली ड्राई होगा तो फंगल डिजीजेस का अटैक नहीं होगा, शेल्फ लाइफ इंक्रीज होगी ट्रांसपोर्टेशन में, और एक्सपोर्टिंग के टाइम पे आपको कोई भी डैमेज नहीं आएगा उससे। तो उससे 15 दिन पहले आप पानी को रोक लें, इरिगेशन उसकी स्टॉप करें। उसके बाद आप लीव्स के साथ ही रूट्स के साथ इनको अप्रूट करें फील्ड से, और शेड में 5 to 8 डेज तक ड्राई करें प्रॉपर। इसको कहते हैं क्योरिंग करें अनियन की। और उसके बाद फिर इसके लीव्स कट करें और फिर इसको आप किसी एरी प्लेस पे रखें, या जब तक आपने इसको मार्केट में भेजना है तो उसको आप हवादार जगह पे रखें और हवादार मटेरियल के अंदर, बैग्स के अंदर इसको पैक करें और ट्रांसपोर्ट करें। अब हम बात करेंगे कि व्हाइट अनियन की अप्रूव्ड वैरायटीज। ये व्हाइट पर्ल 2019 में अप्रूव हुई है। ये मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में पहली प्याज की, सफेद प्याज की वैरायटी है। ये यहाँ पे FSC एंड RD से रजिस्टर्ड है। तो आप इसका सीड लें और लेके मल्टीप्लाई करें आप। इसकी जो यील्ड है वो 10 से 12 टन पर एकड़ तक इजीली इजीली 10 से 12 टन पर एकड़ की यील्ड आ जाती है। लेकिन अगर हाई डेंसिटी पे जाएंगे तो वो 14, 15, 16 टन तक भी आप ले सकते हैं। अच्छी अच्छी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए, वीड्स को कंट्रोल और डिजीज को कंट्रोल रखें, तो फिर 16 टन तक भी आप यील्ड ले सकते हैं इसकी। इसके अंदर शुगर कंटेंट रिलेटिवली ज्यादा होते हैं दूसरों से, तो इसको प्रेफर किया जाता है कि सैलेड्स और सूप्स के लिए ये इस्तेमाल होती है। और ये ऑटम सीजन और रबी सीजन दोनों सीजन में कल्टीवेट हो सकते हैं, क्योंकि ये लोकली डेवलप्ड स्ट्रेन है। जो बाहर से आता है वो ऑटम सीजन में या गर्म इलाकों में चलती नहीं है। अब पर्टिकुलरली दिस वैरायटी की न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात अगर करें तो इसके अंदर क्रूड प्रोटीन 9.32% है, क्रूड फैट 0.25% है, क्रूड फाइबर 3.6% है, और इसकी pH 5.87 है, ड्राई मैटर 16.7% है। एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर 74.3% है। यानी एंटीऑक्सीडेंट्स की एक अच्छी अमाउंट मौजूद है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए, हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए, कैंसर से बचाने के लिए एक अच्छा इंग्रेडिएंट है। शुगर परसेंटेज इसके अंदर 6.83 है और सल्फर 0.032% इसके अंदर मौजूद है। अभी ऑटम कल्टीवेशन की बात की, नॉर्मली तो ये रबी के अंदर क्रॉप, कूल सीजन क्रॉप है, रबी के अंदर कल्टीवेट होती है। लेकिन कुछ एरियाज ऑफ पंजाब के अंदर हम ऑटम कल्टीवेशन भी होती है, सूटेबल हैं कुछ एरियाज जहाँ पे ड्राई वेदर है, फंगल डिजीज का अटैक नहीं होता, हवा वगैरह चलती रहती है कंटिन्यूसली, तो वहाँ पे 2 क्रॉप्स भी एक साल में आप ले सकते हैं। उसके लिए नर्सरी सोइंग जो है वो जून जुलाई में होती है, और ट्रांसप्लांटिंग अगस्त सितंबर में होगी, और दिसंबर जनवरी यानी कि आजकल के दिनों के अंदर वो क्रॉप जो है वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। उसकी नर्सरी रेज करने के लिए प्रॉपर केयर करनी हो, शेडिंग मटेरियल की जरूरत होती है। यानी जून जुलाई में अगर नर्सरी रेज करनी है, उस टाइम टेम्परेचर हाई होता है, तो हाई टेम्परेचर डैमेज करता है नर्सरी को। तो उसके लिए सीड जर्मिनेशन के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है। तो उसको सिरकी या कोई और शेडिंग मटेरियल यूज करते हुए नर्सरी को एक्सटेंसिव केयर की जरूरत होती है। ऑटम कल्टीवेशन के लिए नर्सरी रेज की जा सकती है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। और ये जो व्हाइट पर्ल वैरायटी है, ये इस सीजन में भी कल्टीवेट हो जाती है या अडेप्टेबल है।
यानी इसके अंदर हीट टॉलरेंस भी है, ये हीट को टॉलरेट कर लेती है और रबी सीजन के लिए इनके अंदर भी अच्छी यील्ड देती है। ये इस तरह से सिरकियां यूज करके ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर ऑटम सीजन की नर्सरी रेज की हुई है कि नर्सरी अच्छी हेल्दी नर्सरी रेज हो जाती है अगर आप शेडिंग मटेरियल यूज कर लें। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच मैम। अभी हम अपने सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। मेरी गुजारिश होगी कि आप हैंड रेज करते जाएं, हम एक एक करके सवाल लेते जाएंगे। मकसूद अहमद साहब, आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं सर? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर ये आपकी मेहरबानी कि आपने ये बहुत अच्छा किया है वेबिनार, और मैडम की प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी है। तो एक दो सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि मैडम, ये पाकिस्तान में या पंजाब में वाइट प्याज जो है, सफ़ेद प्याज, कितने एकड़ पे लगा हुआ है और कितने जिम्मेदारों ने लगाया हुआ है? एक सवाल तो ये है। उसके साथ ज़मनी है कि रिसर्च अदारे ने वेजिटेबल या पंजाब के या पाकिस्तान के किसी अदारे ने कितने एकड़ का बीज तैयार किया है और कितने एकड़ का बीज मिल सकता है और कहाँ से मिल सकता है? और तीसरा सवाल ये है कि किसी प्राइवेट कंपनी ने, सीड कंपनी ने कोई बीज इंपोर्ट किया है वाइट का, कि वो बीज कहाँ से मिल सकेगा? ये ज़रा तफसील से बता दें कि सीड की क्या पोजीशन है, कि सीड कहाँ से लिया जा सकता है। रिसर्च अदारों ने अगर ये वाइट पर्ल जो है वो मंजूर हो गया है तो वो कहाँ से मिलेगा और कितने एकड़ का लगा हुआ है? बहुत मेहरबानी। जी सर, पहली बात तो ये है कि 2019 में ये वैरायटी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अरे आ रही हैं। जी आ रही। यू आर ऑडिबल क्या मैडम। 2019 में ये वैरायटी प्रोड्यूस हुई है, उसके बाद हमने सीड, ठीक है, उसके बाद हमने ना सीड इसका प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। फार्मर्स की मार्केट की जो डिमांड है ना वो पिंक अनियन की ज्यादा है, वाइट वाले की हमारी मार्केट में डिमांड नहीं है। तो जो हमारे फार्मर्स है ना, हमसे सीड सीड वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में अवेलेबल है, हर साल अवेलेबल होता है सफेद प्याज का सीड, लेकिन जो इसकी सेल है वो इस तरह है कि सेल करने के लिए सफेद प्याज आवाज बंद हो गई है, अगर मेरी आवाज आ रही है तो। आवाज नहीं आ रही है। मैडम का शायद इंटरनेट का इशू है। मकसूद साहब, सर मैडम यही फरमा रही थी कि उनके पास सीट की अवेलेबिलिटी है, चूंकि मार्केट की तरफ से डिमांड उस तरह से नहीं है, तो इसलिए उसकी शायद प्रोडक्शन उस लेवल पे नहीं हो रही जिस तरह पिंक और रेड प्याज की हो रही है। अभी मैडम दोबारा से ज्वाइन करेंगी तो वो डिटेल में बता देंगी। जो दूसरा आपका सवाल था जो इसका प्रोडक्शन के डेटे के ऊपर है, वो भी वो जरूर आपके साथ शेयर कर देंगी। एक्चुअली जैसा हमारे सीईओ साहब ने भी फरमाया कि जो वाइट अनियन है चाइनीज मार्केट के लिए हम लोग फोकस कर रहे हैं। चाइना ने के साथ पाकिस्तान का एग्रीमेंट हो गया है, तो इसलिए हम थोड़ा प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग इस तरफ भी थोड़ा सा रागिब हों, ताकि हम लोग चाइनीज मार्केट को टैप कर सकें। रेड अनियन और पिंक अनियन तो हमारे पास ऑलरेडी ह्यूज प्रोडक्शन में हो रहा है। मैडम आप सुन पा रही हैं हमें? मैडम ने दोबारा ज्वाइन तो कर लिया सर। जी मैम, आप फरमा रही थी सीट के ऊपर बात थी। मैडम आप बेशक अपनी वीडियो ऑफ कर दें, कोई इंटरनेट का शायद इशू है आपकी तरफ ना। जी कोई इशू है इंटरनेट का, तो आप लोगों की आवाज भी मुझे ठीक से नहीं आ रही है। आप अपनी वीडियो ऑफ कर दें। मकसूद साहब, आप क्वेश्चन रिपीट करिए अपना काइंडली। जी मकसूद साहब की क्वेरी को पहले आंसर कर दें। उन्होंने सर मेरा मेरे जी 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 हाँ जी, उसमें ये है कि सीड वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रोड्यूस करता है, ये वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की रजिस्टर्ड वैरायटी है। हर साल हमारे पास सीड होता है सेल के लिए, लेकिन फार्मिंग कम्युनिटी है वो 1 पाव 100 ग्राम या 200 ग्राम से ज्यादा व्हाइट अनियन का सीड नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि मार्केट प्रेफरेंस नहीं है पाकिस्तान के अंदर।
तो इस वजह से हम लिमिटेड क्वांटिटी सीड प्रोड्यूस करते हैं हर साल, 10 या 12 kg या 20 किलो तक करते हैं, उसमें से भी हमारा सेल नहीं होता सीड। ठीक है, तो अगर फार्मर्स की डिमांड होगी तो सीड तो एक साल में भी सीड मल्टीप्लिकेशन इंक्रीज हो जाएगी। सीड अवेलेबल होता है और हम इसको एफएससी एंड आरडी से रजिस्टर करवाते हैं, हर साल हमारे पास प्री बेसिक सीड होता है। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच। जी। हम अपने अगले सवाल की तरफ जाएंगे। सईद सुमरो साहब, सर आपको क्या बात पूछना चाह रहे हैं? सईद सुमरो साहब। आई थिंक उनको भी शायद या तो वो सुन नहीं पा रहे या कोई और इशू है। और क्वेश्चन है किसी की तरफ से? तो साहब आपका कोई सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वाले। अच्छा लुकमान, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे मैडम ने फरमाया कि अभी क्योंकि हमारे व्हाइट ओनियन सर अनम्यूट करिएगा अपने आप को। सर हेलो। मुझे आवाज नहीं आ रही। ये आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी। जी आ रही है। थैंक यू जी। आ रही है। मैं ये कह रहा था कि जैसे मैडम ने अभी फरमाया कि बुनियादी तौर के ऊपर व्हाइट ओनियन का जितना भी सीड है वो अभी ज्यादा सेल भी नहीं हो रहा क्योंकि अवेयरनेस नहीं है फार्मर्स को। और अभी एक नई जैसे पीए टेक की बहुत एक काविश है कि चाइना को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं इस वक्त, और को कॉन्ट्रैक्ट भी मारा हुआ है। तो मेरी सजेशन इसमें यह है कि हमें कोई ऐसी मैकेनिज्म या फिजिबिलिटी अपने फार्मर्स को जो है वो शेयर करनी चाहिए। एक तो प्रोडक्शन का हमारे पास आ ही गया कि आप 15 से 20 टन पर एकड़ इसके ऊपर अच्छी प्रैक्टिस के साथ ले सकते हैं। दूसरा ये है कि हमें डेक ये थोड़ा सा काम करे कि इसके अंदर इसकी जो रेवेन्यू जनरेशन है या जो वैल्यू पर के, तो उसमें फार्मर के लिए इंकरेजमेंट जो है ना वो काफी होगी, और डेफिनेटली इंशाल्लाह फार्मर जो है ना इसको वो जरूर अडॉप्ट करेंगे। जी लुकमान साहब, इसका मैं आपको रिस्पांस दे दूं। जी सर। इसमें एक चीज है कि हमारा जैसे इसमें सीड है, लास्ट 2 इयर्स में बहुत बड़ी चेंज आई है कि हम जो है 50 मिलियन से $450 मिलियन पे जाकर पहुंचे हैं सेसमी में, और 85 to 90% हमारा जो है वो चाइना ही जा रहा है। इसलिए अभी हमारा जो ये हमने इवेंट किया है, इसमें हमारा जो ट्रेड मिशन है चाइना में, बीजिंग में, शंघाई में, ग्वांगझू में, दे आर आल्सो आस्किंग कि हमारा प्रोटोकॉल साइन हो गया है, 0% टैरिफ है, लेकिन हम वो चीज एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। और जब हमने वो लोकल देखी, प्रोडक्शन भी देखी, तो वो ना होने के बराबर थी। यू आर वेरी मच राइट जो आप चीज पूछ रहे हैं, लेकिन हम आपकी ये थोड़ा प्रोडक्शन का फेज आ जाए, कुछ हमारे पास और फर्दर क्लैरिटी आए, तो इसके बाद हम आपकी मीटिंग जो है, जो हमारे ट्रेड मिशन है, हम उनके साथ करवाएंगे। वो फिर आपके एक B2B जो वहां के बायर हैं वो उनके साथ आपको मिलवाएंगे, ठीक है ना, ताकि आपको वहां की जो डिमांड है, प्राइसिंग है, वो हर चीज जो है ना वो आपको समझ आ जाएगी। तो जो PhD का काम है करने का, प्रोडक्शन बढ़ाना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना, वो हम इस फोरम पे कर रहे हैं अभी, इस सेमिनार के जरिए, वेबिनार के जरिए। बस थोड़ा सा सर ये था कि एक्चुअली जब नई प्रोडक्ट की तरफ फार्मर्स को शिफ्ट करना है ना सर, डेफिनेटली लोकल मार्केट में तो इसकी वैल्यू नहीं है और इसकी डिमांड भी नहीं है। तो हमें फार्मर को कन्विंस करने के लिए एक उनको बेंचमार्क रेवेन्यू बताना पड़ेगा कि ये एक्सपेक्टेड है। वो यही चीज हम जो है अपने ट्रेड मिशन, क्योंकि अब देखें ना, हमारा सेसमी जो है 95% एक्सपोर्ट हो रहा है, 95% लोकल मार्केट में चल रहा है। तो इंटरनेशनल डिमांड इस चीज की है। आपकी बात सही है कि हमें वो प्राइसिंग भी बतानी पड़ेगी। वो हम जो है सेकंड फेज में कर लेते हैं और अपने ट्रेड मिशन को इन्वॉल्व करते हैं वहां से, और वहां से एक्सपर्ट को भी इन्वॉल्व करते हैं, ताकि ये चीज भी आपको गाइड की जाए। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू जी। सईद सुमरो साहब, आप बात करना चाह रहे हैं? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सईद सुमरो, मैं सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजा में हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही सर। महविश साहबा ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया यहाँ पे वाइट ओनियन के हवाले से। मुझे सिर्फ एक कंसर्न है, क्वेश्चन भी है। तो हम बात कर रहे हैं चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो उसको ट्रेड को बढ़ाना चाहती है, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है वाइट ओनियन की ग्रोइंग का। इसके साथ साथ एक्चुअली
वो इसीलिए कर रहे हैं कि उनके पास ये है कि इसके बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स, न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स उनको पता है, और वो उसमें से जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे और उसमें ह्यूमन के वेलफेयर के लिए या हेल्थ के लिए जो यूज होंगी, क्योंकि ये हमारी लोकल पैदावार है, तो ज़रूरी है कि हम अपने लोगों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा करें कि भाई जो दुनिया जैसे चाइनीज़ हर्बल और अल्टरनेटिव मेडिसिन्स के तरफ जा रही है, क्योंकि एलोपैथिक एंटीबायोटिक्स और दूसरों से वो तंग आके, तो ये चीज़ें हमारे यहाँ वैसे ही लोकली यूज़ तो होती हैं, लेकिन इसके ऊपर साइंटिफिकली जो रिसर्च की ज़रूरत है और लोगों के अंदर अवेयरनेस की ज़रूरत है कि इस चीज़ को आप ग्रो करें। और दूसरा ये कि लॉन्ग टर्म और बड़े स्केल के ऊपर इसकी जो हम प्रोडक्शन करें ट्रेड के लिए, उसके अलावा लोग जो फार्मिंग हमारी 80% टू 85% रूरल फीमेल्स हैं, वो भी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। तो हम अगर ऐसी एरियाज़ के अंदर उनके लोकल डोमेस्टिक लेवल पे ये चीज़ें वो ग्रो करें, तो वो अपने लिए भी यूज़ कर सकती हैं और उसको सेल करके कुछ अर्निंग भी कर सकती हैं। ये भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है इसके अंदर, तो इस पे भी थोड़ा-सा गौर करना चाहिए हमें, कि हम अपनी प्रोडक्ट्स को अपने लोगों के बेनिफिट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें, ना सिर्फ़ इसलिए कि हम बाहर बिज़नेस को तो करें, वो एक बंदा बिज़नेस करेगा वो फ्लरिश होगा। लेकिन अगर रूरल पॉपुलेशन हर एक बंदा अपने घर में भी ये ओनियंस प्रोड्यूस करे, सलाद सब कोई खाता है घर के अंदर, लेकिन उसको ये पता नहीं होता है कि इसके खाने से आपकी बाकी जो बीमारियों में जो एंटीबायोटिक्स का खर्चा होता है, जो दूसरी मेडिसिन्स का खर्चा होता है, वो बच जाएगा, आपकी हेल्थ और ज़्यादा बेनिफिट होगी। है भी हमारी चीज़, हम खुद ग्रो करें, हम खुद उसको, क्योंकि चाइनीज़ इसीलिए पोटेंशियल, हमारे पास पोटेंशियल है, उनको ज़रूरत है, और जो हमें ज़रूरत है वो हम रियलाइज़ ही नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास उसका अल्टरनेटिव सोर्स मौजूद है, लेकिन हम उसको उससे बेनिफिट्स नहीं ले रहे हैं। तो लोगों की अवेयरनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम होने चाहिए। कमर मीडिया के ऊपर और ऑन ग्राउंड गाँव-गाँव में जाके लोगों को बताएँ कि भई ये चीज़ें हैं। वो पुरानी चीज़ होती है कि जो हैं हमारे हकीम हैं कि हिकमत नहीं, हिकमत ही सब कुछ है। चाइनीज़ के जो हर्बल मेडिसिन्स हैं ना, वो हिकमत है, उसी में से एलोपैथिक जो है जनरेट हुई है। लेकिन हमारे यहाँ मोस्टली ये होता है, लोग कहते हैं यार हकीम के पास क्यों जाते हो? नहीं, हिकमत होनी चाहिए, लेकिन साइंटिफिक ग्राउंड पे। हमारे एग्रीकल्चरस्ट जो हैं केमिकल एनालिसिस करते हैं, उसके ट्रायल्स करते हैं एनिमल्स के ऊपर, उसके ऊपर, तो ये भी तो हिकमत है ना। हम उसके एक्टिव इंग्रीडिएंट्स को देखते हैं, उसके हेल्थ बेनिफिट को देखते हैं, और आजकल सारी दवाओं के अंदर उनके कंटेंट्स आते हैं। लेकिन ये एक फाइट है कि वो डॉक्टर्स जो है ना, वो नहीं चाहते हैं कि ये चीज़ आगे आ जाए, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज नहीं चाहती हैं कि ये अल्टरनेटिव मेडिसिन्स आगे आ जाएँ। सो दैट्स माय कंसर्न। थैंक यू वेरी मच। जी सुमरो साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आपके कंसर्न जो है ना वैलिड है। पिछले 2-3 साल में आफ्टर द कोविड हमने एक चेंज देखी है, विजिबल चेंज देखी है। वर्ल्ड ओवर जो है कंज्यूमर भी बहुत अवेयर हो गया है, और दूसरा ये कि कंट्रीज भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की डिमांड हर जगह पे बहुत बढ़ रही है। जो हमारे सिस्टम में ये ग्रोथ आई है तिल में, उसका रीजन भी यही है कि इसके जो है हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। ये न्यूट्रिशन जो है ना प्रोवाइड करता है, काफी और बेनिफिट्स देता है। जी। तो अब देखें, जो इसकी डिमांड बढ़ी है सिस्टम की, तो जो फार्मर है उसको भी डबल ट्रिपल जो है ना प्राइसिंग मिल रही है। आप माशाल्लाह इस एरिया से हैं, हैदराबाद से। आप देखें जो हमारा बनाना ईरान जा रहा है, लोकल मार्केट में अगर 1200 रुपये टन चल रहा है, तो ईरानियन आपसे 2000 से 2500 रुपये में ले रहा है। एंड ऑफ द डे बेनिफिट जो है हमारा फार्मर जो है या ग्रोवर है उसको हो रहा है। लेकिन थिंग्स अपार्ट, हम जो पीएचडी का काम है वो एक चीज को, प्रोडक्ट को डेवलप करके इंटरनेशनल मार्केट में ले जाना, और उसका बेनिफिट हमारे ग्रोवर को और एक्सपोर्टर को दिलवाना है। इसमें जहां लोकल लेवल पे आप बात कर रहे हैं, तो इसमें काफी एक्सटेंशन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। उनके काफी ये काम आ जाते हैं, जो उनको ये हेल्थ बेनिफिट्स एंड ब्ला ब्ला जो आप चीजें बता रहे हैं
उसके बारे में होना चाहिए। बहरहाल हमारी कोशिश ये है कि इस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, हमारी लैंड बहुत फर्टाइल है, इसमें जो है ना अगर हमें अच्छे रेट वहां मिलते हैं तो लोग इसको जो है ना डबल ट्रिपल लेवल पे जो है ना इसको उगाना शुरू कर देंगे, और एंड ऑफ द डे जो है हमारा ग्रोअर या फार्मर है उसी को इसका बेनिफिट होना है इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मियां सलार साहब, सर आप बात करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मियां सलार अख्तर है और मेरा ताल्लुक ज़िला राजमपुर साउथ पंजाब से है। मैं जो है ना हर साल प्याज काश्त कर रहा हूँ, लेकिन सर मुझे प्याज के हवाले से दो मसाइल है। पहला मसला ये है कि इसके वाइट ओनियन के हवाले से ये है कि भी एक पिछले भी आपकी एक सेमिनार हुआ था वाइट ओनियन का, तो ये दूसरा सेमिनार है, वो भी मैंने अटेंड किया था, लेकिन आपने वाइट ओनियन की सपोर्ट प्राइस जो है ना नहीं बताई, यानी कि इसकी मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस क्या है चाइना में, ताकि हम मेहनत भी करें, हम काश्त भी करें और फिर हमें पता ही ना हो कि इसकी सपोर्ट प्राइस क्या है। पहले तो सबसे पहले PHDC वालों को ये चाहिए कि इसकी सपोर्ट प्राइस बताएं, ताकि हम फिर ज्यादा मेहनत कर सके। और दूसरा सवाल ये है कि सर पेस्ट का जो है ना महवेश साहब ने पेस्ट वगैरह डिस्कस नहीं किया। इसमें हमें प्याज में जो सबसे ज्यादा मसला है ना सर, वो दो चीजों का, एक है पर्पल ब्लाच का और एक है पेस्ट का। पेस्ट में आता है थ्रिप्स। थ्रिप्स हम कितना स्प्रे करें, थ्रिप्स के 3-3 4-4 स्प्रे करते हैं, लेकिन इसमें थ्रिप्स का कंट्रोल यानी कि मैक्सिमम होता है, मिनिमम भी नहीं होता। और इसमें एक पर्पल प्लाच एक बीमारी होती है लीव्स के ऊपर, यानी कि दाग धब्बे बन जाते हैं और ये येलोइंग होना शुरू हो जाते हैं, वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और सर मैंने नर्सरी कास्ट की हुई है, उसमें भी यही मसला आ रहा है कि भी उसमें जो है ना लीफ की येलोइंग हो रही है, उसका कोई हल वगैरह अगर महवेश साहब देना चाहे तो दे सकती है। ये दो सवाल है मेरे। हाँ जी, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जो थ्रिप्स है ना, वो आपने फरवरी में ही ना उसके लिए स्प्रे शुरू कर देना है, यानी कि आपने उसका पूरा अटैक होने से पहले प्रिवेंटिव स्प्रे करना है। लेकिन आप तब अगर स्प्रे करेंगे कि अगर थ्रिप्स ने अटैक कर दिया है और आपकी क्रॉप पे उसने डैमेज कर दिया, तो फिर थ्रिप्स आपसे कंट्रोल नहीं होगा। इसके लिए बेहतर यही होता है, क्योंकि ये फेब के एंड में, मार्च के स्टार्ट में इसका अटैक शुरू होता है थ्रिप्स का, तो आप मिड फरवरी से ही आप प्रिवेंटिव स्प्रे करना शुरू कर दें थ्रिप्स के लिए, ठीक है। और दूसरा है जो पर्पल ब्लॉच है, पर्पल ब्लॉच तो वैसे इजीली कंट्रोल हो जाती है। आप कोई भी फंजीसाइड अच्छी, इतनी मार्केट में फंजीसाइड्स हैं वेजिटेबल की, 5-7 डिफरेंट आप फंजीसाइड, जब आपने अनियन ग्रो किया आप सीजन के शुरू में ही लें और हर 4 से 5 दिन के वक्फे से आप फंजीसाइड का स्प्रे करें। अगली दफा, मतलब इस दफा अगर आपने नोक की है तो अगली दफा आप कोई और कर लें, आप एलीट कर लें, उससे अगली दफा आप टॉप्सिनेम कर लें। तो इस तरह आप करेंगे तो पर्पल ब्लॉच भी कंट्रोल हो जाती है और थ्रिप्स भी कंट्रोल हो जाता है। इस तरह, मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि कंट्रोल ही नहीं होता, मतलब हमने तो देखा है कि हमारे फील्ड में भी, फार्मर के फील्ड में भी कंट्रोल हो जाती हैं दोनों चीजें, अगर आप टाइमली स्प्रे करते रहें, मिस ना करें। और नर्सरी को आप देखेंगे, हो सकता है कि या तो आप पिक्चर शेयर करें कि क्या इशू है, क्यों येलोइंग डैम्पिंग ऑफ हो रही है या डाउनी मिल्ड्यू है। नर्सरी में भी जो आजकल मौसम है, आप हर 5 डेज के बाद फंजीसाइड का स्प्रे करें। शुक्रिया जी। दूसरा आप फर्टिलाइजर भी देखें कि अगर आपने थ्रिप्स का डाली है बता फर्टिलाइजर पूरी दीजिए, उसको। थ्रिप्स के कौन से स्प्रे, यानी कि हम तो अमीडा कर रहे हैं, कॉन्फिडोर वगैरह करते हैं, थ्रिप्स के पायरेट आप? है, अच्छा, पायरेट, मतोई है, क्लोरोफिल पायरेट करते हैं आप? मतोई है जी, मतोई के सबसे अच्छे रिजल्ट्स हैं। मतोई का स्ट्रेस तो नहीं आता इसके लीव्स के ऊपर या नहीं इस नहीं, पे? बिल्कुल नहीं नहीं। अच्छा, ठीक है। ये मतोई जी, एक पैकेट कितना एकड़ में इस्तेमाल हो सकता है? मेरे ख्याल 2 to 3 ग्राम्स पर लीटर के हिसाब से होता है। फर्दर अच्छा, डोजेज मेरे पास लिखी हुई है कॉपी पे, मैं बाद में भी आप उनसे पूछ सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं। चलो आप मुझे कांटेक्ट नंबर बता दीजिएगा, मैं फिर रब्ता कर दूंगा, जी आपको तस्वीर वगैरह शेयर कर दूंगा मैं जी, आपको। शुक्रिया जी। ठीक है। मियां सलार साहब, PHDC ने एक मैनुअल डेवलप किया है उर्दू में। ये चैट बॉक्स के अंदर हमने शेयर भी कर दिया है, हमारी वेबसाइट पे भी है। उसके अंदर कंप्लीट डिटेल्स दी हुई है, उर्दू जुबान में है। थ्रिप्स का कंट्रोल कैसे करना है, माइट्स का कंट्रोल कैसे करना है, पर्पल ब्लॉच और बाकी जो फंगल बेस्ड जो डिजीजेस हैं, और नर्सरी को मैनेज कैसे करना है, उसमें उसके कॉयल ऑर्गेनिज्म, उसके कंट्रोल मेजर्स, उसमें केमिकल स्प्रेज, उसकी डोजेस, हर चीज डिटेल में लिखी हुई है। लेकिन फिर भी आपके जो क्वेरी है वो आप हमारे साथ शेयर करिए, हम रिसर्च के जो इदारा है महविश ताहिर साहिबा के साथ शेयर करके आपके साथ उसका रिस्पॉन्स शेयर कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। मलिक मुजफ्फर साहब, सर आप बात करना चाह रहे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम सर। सर बात अस्सलाम करें। वालेकुम सर। सर मैं ये कहना चाहता था कि ये जो
व्हाइट ऑनियन का आपने प्रोजेक्ट शुरू किया, इसको ना थोड़ा सा डिमांड और सप्लाई के हिसाब से अगर किया जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ एक दफा इतनी फसल हो जाती है कि कोई खरीदार नहीं मिलता और अगली दफा वही फसल नायाब हो जाती है। एक तो डिमांड सप्लाई का करें, और उसके अलावा जो है ना, थोड़ा सा ये जो रिसर्च इदारे हैं इनका आपस में कोई फार्मर के साथ थोड़ा सा लिंक बेहतर कर हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो तो ऑफिस से निकलना पसंद ही नहीं करते, फील्ड में जाना। उसके अलावा इसके अलावा कोई हो ना ऐसी लिबर्टीज जहाँ पे वो इसका टेस्ट वगैरह करवाया जा सके एक्सपोर्ट क्वालिटी के हवाले से, वो इजी एक्सेस हो फार्मर तक, ताकि वो अपने तौर पे ही इसको कर सके। और एक सवाल ये है कि थोड़े से ना व्हाइट ऑनियन के मॉडल फार्म तैयार करवाए जाए 4-4, 5-5 एकड़ में मुख्तलिफ अजला में, ताकि तमाम अजला से थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन हो जाए और वो एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस हो जाएगी उससे। शुक्रिया सर। जी मलिक साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। अब हमारी कोशिश ये होती है कि जहाँ पे भी इंटरनेशनल डिमांड आती है एक प्रोडक्ट की आती है, तो हम जितने प्रोविंसेस के एक्सटेंशन डिपार्टमेंट हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं, उनको हम जो है ना एजुकेट करते हैं कि भाई इन चीज़ों की डिमांड है इंटरनेशनली, ये चीज़ जो है हमारे ट्रेड मिशन कह रहे हैं, इस चीज़ पे आप आगे अपने एक्सटेंशन डिपार्टमेंट को कहें कि वो लोगों को एजुकेट करें, फार्मर्स को एजुकेट करें। एंड ऑफ द डे जो है, जो डेटाबेस है फार्मर का, ग्रोवर का, वो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के पास होता है, लेकिन हम अपने इस पे पीएचडी के प्लेटफॉर्म पे कोशिश करते हैं कि लोगों को अवेयरनेस दें इस चीज के बारे में, डिमांड सप्लाई की। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि हम इसका नेक्स्ट सेशन जो करेंगे वो हमारा जो ट्रेड मिशन है चाइना में हम उनके साथ करवाएंगे। वो कुछ एक्सपर्ट को भी लेकर आएंगे और वो वहाँ की जो प्राइसिंग है वो भी बताएंगे आपको कि चाइना कहाँ कहाँ से इंपोर्ट कर रहा है, उनको कितनी प्राइसेस मिल रही है और हमारे पास अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस चीज को हम इंशाल्लाह देख लेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये 21 एरिड, ये इस आप सवाल पूछें जी। 21 एरिड। जी जी बोलिए। मेरा नाम सैयदा आमना ज़ारा है। मैं 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। अटक में मैं रहती हूँ और मैं रावलपिंडी एरिड यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ करंटली। सर मैंने ना टेरेस गार्डनिंग स्टार्ट की है, तो मुझे लाइक इस अनियन के हवाले से मैं चाहती हूँ, लाइक मेरा सवाल नहीं है लेकिन मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट वेबिनार्स जो हैं उनमें ऑनियन की प्रोडक्शन या किसी भी चीज़ की अगर प्रोडक्शन की बात हो रही है तो वो टेरेस गार्डनिंग से रिलेटेड भी उसकी प्रोडक्शन बताएं। बिकॉज सर लाइक मोहल्लों में भी तो मतलब ग्रो कर सकते हैं ना हम लोग क्रॉप्स। ज़रूरी तो नहीं है कि हर चीज़ जो है वो फार्मर्स ही करें, और मतलब हर चीज़ वेबिनार्स में फार्मर्स के रिलेटेड ही और बड़ी बड़ी ज़मीनों के रिलेटेड ही डिस्कस हो रही है। लाइक सर यंगस्टर्स में आई थिंक ज़्यादा पोटेंशियल होता है, बिकॉज वो मतलब एक्टिव होते हैं, वो लोग चाहते हैं कि वो कुछ करें, लेकिन एवरीथिंग इज अबाउट फार्मर्स और बिग लैंड्स और एकर्स और ये वो। तो सर मैं चाहती हूँ कि मोहल्ले जो हैं उनमें हम स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट सर, मैं मतलब मैं स्टार्ट कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप लोग हम लोगों को प्रॉपर गाइड करें तो तब कि सर मोहल्लों में हम लोग जा जा के बताएं कि उनके सर टेरेसेस सिर्फ वेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, फैमिली सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही है, हालांकि टेरेस गार्डनिंग में इतने पैसे भी नहीं लगते। फैमिली सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही हैं, मतलब लड़ाइयाँ हो रही हैं और कोई काम ही नहीं है करने वाला, लाइक उनको अपना टाइम अवेल करना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग नेक्स्ट वेबिनार में टेरेस गार्डनिंग पर भी फोकस करवाएं, क्योंकि इस वेबिनार में जो है ना 91 पार्टिसिपेंट्स हैं। आई थिंक 50 जो बंदे हैं वो स्टूडेंट्स हैं, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं, वो लोग अपने घरों में टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं। आई थिंक सूबाई की बजाय जो है वो नेक्स्ट टाइम सूबाई भी हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है वो इलाकों के उससे भी होना चाहिए। जैसे मैं अटक कैमलपुर सैयदान से हूँ, तो यहाँ पे टेरेस गार्डनिंग कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे, लेकिन वेजिटेबल्स का कोई भी नहीं कर रहा। जी मैं बिल्कुल, चाहती हूँ कि कहते टेरेस हैं आप। गार्डनिंग पे हो ताकि हम एज अ मोहल्ला भी कर सकें, लाइक एज टेरेस गार्डनर्स भी कर सकें, ठीक है, एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट। ठीक है, खबर आप नोट कर ले प्लीज इस चीज को। सर नोटेड सर। हाँ, अच्छा, इसके अलावा हमने अभी जीबी रीजन में हमारी जो चेरी है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई है, चाइना के साथ हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ है,
जब हम जीबी में गए तो वी आर सरप्राइज टू सी के जो चेरीज के दरख्त हैं हर एक घर के अंदर लगे हुए हैं। तो लोगों में वहाँ कल्चर है इस चीज का, यानी अडॉप्ट करते हैं। और वो हमारी कोशिश भी यही है कि जो वहाँ की जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है या जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, हम उनको भी ऑर्डर दिलवा दें, खासतौर चाइना के। दूसरी बात भी ये है कि खासतौर एक्सपोर्ट में जो है ना, इट इज नॉट अ वन टाइम जॉब कि आपने एक दफा कंसाइनमेंट भेज दी, बात खत्म हो गई। वो एक कंटिन्यूस सप्लाई जो है ना, आपका इंपोर्टर मांगता है आपसे। तो इस चीज को भी देखना होता है कि आपके पास इतने डेप्थ होनी चाहिए क्वांटिटी की, इतने आपके पास जो है ना सप्लाई में जो डिसरप्शंस हैं वो ना आए। इन चीजों को देखना होता है। लेकिन आपका पॉइंट हमने नोट किया है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम नेक्स्ट सेमिनार इस पे कराएं। हमारी दिली ख्वाहिश है कि जिस तरीके से इंटरप्रेन्योर्स पैदा होते हैं, इस तरीके से हमारे एग्रीप्रेन्योर्स भी पैदा हों, और वो जो है जितना ये मार्केट है एक्सपोर्ट की, खासतौर एग्रीकल्चर की है, उसको कैप्चर कर सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। ये इनका ज्यादा कंसर्न किचन गार्डनिंग के ऊपर था, तो हम किचन गार्डनिंग के ऊपर भी कर लेंगे इंशाल्लाह, जल्दी प्लान हम कर रहे हैं। राजा यासिर साहब, आप बात करना चाह रहे हैं सर, ओवर टू यू। आप अनम्यूट करिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया पीएच डेक का। और अतर खोखर साहब ने बड़ी ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें यहाँ शेयर की हैं, मालूमात मिली है। खास करके एक्सपोर्ट के ऊपर जिस तरह उन्होंने, मेरा वो एक विजन था क्वेश्चन में जब रेज किया एंड, तो क्वेश्चन जो माइंड में था खैर साथ ही उनका पहले ही जवाब आ गया, तो मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और एक थोड़ा सा आइडिया भी ये देना चाहता था कि जिस तरह उन्होंने चेरी का कहा है ना, ये स्कर्दू में बहुत अच्छा वहाँ फार्म्स हैं और लोग एक्सपोर्ट अभी वो हो रही है। तो इसी तरह हमारे जीबी में काफ़ी बड़े पैमाने पर ये वाइट ओनियन ऑलरेडी वहाँ ग्रो कर रहे हैं और ऑर्गेनिक है सारा। फिर मानसेरा में आ जाएं, बफा वाली साइड, ये सारा जितना है यहाँ भी आपका काफ़ी ज़्यादा ओनियन जो है ग्रो हो रहा है, फार्मर्स हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि चित्राल में भी है कि ये एक्सपोर्ट हमने कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास अल्लाह ताला ने एक बहुत अच्छा रूट दे दिया सी पैक का, जो कि नॉर्थ से शुरू होकर खंजराब से तो नीचे ग्वादर तक चला जाता है। तो मैं समझता हूँ कि पीएच डेक ने जहाँ फार्मर्स को, रिसर्च वालों को, एक्सटेंशन वालों को और एक्सपोर्टर्स को एक टेबल पर आज इकट्ठा कर दिया है। सारे जो है हमें पहले जो, क्योंकि बीइंग अ फार्मर रिप्रेजेंटेटिव, हमें जो चीज़ें 5 साल या 10 साल बाद जाकर पता चलती थी कि ये नई रिसर्च आ चुकी है, आज आपके फोरम से हमें पता चल रहा है कि ये चीज़ एक्सपोर्ट होने जा रही है, चाइना में इसकी डिमांड है। इसलिए फार्मर फौरी वो कॉन्शियस हो जाता है कि यार इस चीज़ के ऊपर हम वर्किंग करें। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह ऑर्गेनिक हमारे ग्रोअर मौजूद है, वहाँ ऑलरेडी लग रहा है, तो उन फार्मर्स की सरपरस्ती करें। और आउटलेट्स जो भी सी पैक हमारा बना हुआ है, इसके ऊपर रेस्ट एरियाज है, तो गवर्नमेंट से कहकर वहाँ अगर इस किस्म की आउटलेट्स फार्मर्स के लिए स्पेशल एक स्पेसिफाई कर दी जाए, ताकि वो अपनी प्रोडक्ट जो उस एरिया की हैं, एक तो वो इंटरनेशनली आपको रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं होगी कि ये चीज़ इस एरिया की पैदावार है। जिस तरह चेरी का आपने कहा बहुत अच्छा, वो तो आप जीबी में जो ही इंटर हूँ तो वहाँ किसी जगह हो सकती है, खुबानी है। इसी तरह मानसेरा में जो हमारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं या प्रोडक्ट्स हैं वो आ जाएं। इसी तरह सारे रूट के ऊपर, तो ये एक आइडिया था कि जो हमारे एनएचए के हैं अंडर आती है या जिसके भी, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आपके जो फार्मर्स हैं और एक्सपोर्टर्स हैं, एक दूसरे के साथ उनकी एक्सेस बड़ी इजी हो जाएगी। जी राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप बहुत इनकरेजिंग कमेंट्स हैं। मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो चेरीज का मैं आपको बैकग्राउंड दूं, कि जब हमने चेरीज जो है ना चाइनीज गवर्नमेंट के साथ जो रजिस्टर्ड कराए हैं 95 फार्म्स, उनकी जो कस्टम अथॉरिटी है जीएसीसी, वो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन से लिस्ट लेती है। लिस्ट हम उनको प्रोवाइड करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन को। उनके जो काउंटर पार्ट है जीएसीसी जो है, वो उनका फिर ऑनलाइन इंस्पेक्शन करती है। ऑनलाइन भी है, वो अपने इंस्पेक्टर फिजिकली भी इधर भेज सकते हैं, जब आकर इधर चेक करते हैं और कंपनीज को रजिस्टर्ड करते हैं। राजा साहब, जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो कंपनीज हमने रजिस्टर्ड करवा दी वही सिर्फ एक्सपोर्ट कर सकती हैं चाइना को, और कोई नहीं कर सकता।
तो अभी हमारा जो व्हाइट ऑनियन का इसी साल प्रोटोकॉल साइन हुआ है, तो हमारी कोशिश यह है कि हमारा जो इकोसिस्टम है, ग्राउंड लेवल पे जो काम है, वो परफेक्ट होना चाहिए कि जब हम उनके रजिस्ट्रेशन करवाएं चाइनीज के साथ, तो इनके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, प्रोडक्शन होनी चाहिए, या जो चाइना की डिमांड है वो उसको मीट आउट कर रहे हों। ये PHTech का काम है कि हमने ना सिर्फ आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, बल्कि आपको वो रिक्वायरमेंट भी बतानी है जिसके बेसिस पे कंपनीज रजिस्टर्ड होंगी, और जो रजिस्टर्ड होंगी वही अवेल कर सकते हैं 0% टैरिफ। चाइना, अगर इंडिया व्हाइट ऑनियन चाइना को एक्सपोर्ट करता है तो 10 to 15% ड्यूटी पे करता है। हमारी 0% ड्यूटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने अप्रूव करवा के दी है। आपकी बात सही है कि पहले इंफॉर्मेशन गए पाता था, लोगों को 8-10 साल के बाद पता चलता था। अब हम ये चीजें आपको इन रियल टाइम दे रहे हैं, विद इन 1 or 2 मंथ आपको दिलवा रहे हैं, ताकि ये चीजें लोगों को पता हो और इस तरफ आ सके। आपको मैं दूसरा एग्जांपल दूं, अभी हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना के साथ साइन हुआ है अक्टूबर में। हम नेक्स्ट मंथ जो है 8th of Jan को लाहौर में विद द कोऑपरेशन ऑफ अ चाइनीज गवर्नमेंट अपने लोगों को अवेयरनेस सेमिनार दिलवा रहे हैं कि किस तरीके से आप लोग रजिस्टर्ड होंगे। वंस दे आर रजिस्टर्ड तो विद इन 2 मंथ वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। उस पर फिर आपको किसी किस्म की हर्डल भी नहीं आएगी, आपको कहीं पे चाइनीज गवर्नमेंट भी तंग नहीं करेगी, उनकी अथॉरिटीज भी तंग नहीं करेंगी। तो हम एक किस्म का आपको यानी जो इस फोरम के जरिए एक किस्म का माहौल बना के देना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि ये रिक्वायरमेंट है, ये आप हमने एक्सपर्ट को लेकर है कि अपनी प्रोडक्शन इस हिसाब से बढ़ाएं, और ये तरीकेकार होगा कि हम आपको रजिस्टर्ड करवाएंगे और आप इसका एक्सपोर्ट शुरू कर लें। ठीक है ना। अगर इस प्लेटफॉर्म पे या इसके जरिए हमारा कुछ भी डिफरेंस आता है फॉर 10 मिलियन, 20 मिलियन डॉलर, 30 मिलियन डॉलर का, तो मेरे ख्याल में ये PHTech जिस पर्पज के लिए बनाई गई है वो उसको फिर बीट आउट कर रही होगी। तो इंशाल्लाह हम आपको जो फर्दर भी कोई अगर अच्छे अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो इस फोरम के जरिए हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू मच। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू राजा साहब। कोई और सवाल है जी किसी पार्टिसिपेंट का? मेरा ख्याल है क्वेश्चन अब और कोई नहीं है। बस हम आज के सेशन को कंक्लूड करते हैं। मैं मशकूर हूँ मैडम महविश का कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए। जो हमारे अपकमिंग इवेंट हैं, जो आप लोगों की तरफ से कमेंट आए हैं, हम उनको मलहूज़े खातर रखते हुए अपने इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे और वो सारी चीज़ें कवर करेंगे जो आप लोगों की तरफ से हमारे पास आई हैं। खास तौर पे जो चाइनीज़ मार्केट की जो इंसाइट है, जिस तरह CEO साहब ने फरमाया कि हम कोशिश करेंगे कि वहाँ से आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे सके कि वहाँ पे एक्चुअली प्रोडक्ट किस तरह की चाहिए, प्राइसिंग ट्रेंड क्या है, कंपेटिटर्स कौन से हैं, हमने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको मीट आउट करना है। और फर्दर इसके बाद भी हम लोग इस सिलसिले को जारी रखेंगे ताकि आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करते रहें। जहाँ तक बात प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की है, तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल प्रोडक्शन के रिलेटेड थे, तो मैं वही अर्ज करूंगा कि आप वो मैनुअल भी यूज करें, हमारे साथ भी आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। हम रिसर्च के इदारों को जिस तरह सा हम हर सेशन में रिसर्च और एकेडमिया को इनवाइट करते हैं ताकि वो अपनी रिसर्च आप लोगों के साथ शेयर कर सके, ताकि आप लोग मुस्तफीद हो सके। तो इंशाल्लाह अगले सेशन में आपके साथ मुलाकात होगी आपकी क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करते हुए। और हमारे आज के इस वेबिनार की कंप्लीट रिकॉर्डिंग आप हमारे यूट्यूब चैनल पे 2 घंटे के बाद अपलोड हो जाएगी, वो आप देख सकते हैं। अगर किसी की चीज मिस हो गई है तो आप वहां से भी ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज नासिर जी, खुदा हाफिज।